नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है विवेकानंद द ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट। इस ऐसे को लिखा है रोमन रोलैंड ने, जो कि एक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, आर्ट हिस्टोरियन और एसेइस्ट थे। उन्हें इंग्लिश में नोबेल प्राइज़ भी मिला है, जो कि उन्हें मिला था 1915 में। बहुत ही कमाल के ऑथर हैं और आज हम उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया ऐसे जो विवेकानंद के ऊपर है। आपको पता है विवेकानंद हमारे भारत के बहुत ही जाने माने फिलोसोफर हैं, तो उनके बारे में ये ऐसे है जो उन्होंने लिखा था। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे ऐसे का हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए समय न वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये ऐसे विवेकानंद के उस यात्रा के बारे में है जो वो यूरोप के गए थे, जो उन्होंने धार्मिक स्थल में एक अपना भाषण दिया था, जिसकी शुरुआत उन्होंने करी थी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका नाम के एक लाइन से, जो बहुत फेमस लाइन हो गई थी और जिसके बाद उन्हें बहुत ही जाना भी गया था। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे था जिसके बारे में रोमन रोलैंड अपने इस ऐसे के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यह यात्रा वास्तव में एक विस्मयकारक साहसिक कार्य थी। वह युवा स्वामी अपनी आंखें मूंद कर यूं ही इस यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अस्पष्ट रूप से अमेरिका में कहीं पर किसी दिन प्रारंभ होने वाली धर्म संसद के बारे में सुना था और उन्होंने इसमें जाने का निश्चय कर लिया। यद्यपि ना तो उन्होंने, ना ही उनके शिष्यों ने, ना ही उनके भारतीय मित्रों, छात्रों, पंडितों, मंत्रियों या महाराजाओं ने इसके बारे में पता लगाने का श्रम किया। उन्हें कुछ भी पता नहीं था, ना तो सही तारीख, ना ही प्रवेश की शर्तों के बारे में कोई जानकारी थी। उन्होंने अपने साथ एक परिचयात्मक प्रमाण पत्र भी नहीं लिया। वह पूर्ण भरोसे के साथ सीधे आगे बढ़ गए, मानो कि उनको सही समय पर अर्थात ईश्वर द्वारा निर्धारित समय पर ही संवेद को प्रस्तुत करना था। और यद्यपि खेतड़ी के महाराज ने उनको जहाज का टिकट दिलवा दिया था तथा स्वामी जी के विरोध के बावजूद उनको एक सुंदर पोशाक उपलब्ध करवा दी थी, जिसने स्वामी जी की वाक्पटुता के सम्मान ही अमेरिकी निठल्लों को मोहित किया। ना तो स्वामी जी ने और ना ही किसी अन्य ने जलवायु संबंधी परिस्थितियों और रिवाजों के बारे में विचार किया था। जब वे भारतीय तड़क भड़क व औपचारिकता वाली अपनी पोशाक में कनाडा पहुंचे, तो वे जहाज पर ही ठंड से ठिठुर गए। उन्होंने बॉम्बे, अब मुंबई के नाम से जाने वाला शहर, से 31 मई 1893 को प्रस्थान किया और श्रीलंका, पेनांग, सिंगापुर, हांगकांग के मार्ग से गए और फिर कैंटन व नागासाकी का भ्रमण किया। वहां से वे सड़क मार्ग से ओसाका, क्योटो और टोक्यो को देखते हुए योकोहामा गए। चीन और जापान दोनों ही देशों में हर जगह उनका ध्यान उन सभी चीज़ों से आकर्षित हुआ जो उनकी परिकल्पना, उनके विश्वास को पुष्ट कर सकता था, जैसे कि सुदूर पूर्व में साम्राज्यों पर प्राचीन भारत का धार्मिक प्रभाव और एशिया की आध्यात्मिक एकता के बारे में उनका विश्वास था। उस समय भी उनका देश जिन विपत्तियों से पीड़ित था, उनके बारे में उनके विचार ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा और जापान द्वारा प्राप्त की गई प्रगति के नज़ारे ने जख्म को फिर से हरा कर दिया। वे योकोहामा से वैंकूवर गए। वहां से उन्होंने घबराहट की स्थिति में ट्रेन के माध्यम से जुलाई के मध्य में शिकागो की यात्रा की। पूरा मार्ग उनके बारे में उपहासपूर्ण बातों से छितराया हुआ था, क्योंकि वे लुटेरों के लिए एक सुस्पष्ट शिकार थे। उन्हें दूर से ही देखा जा सकता था। सबसे पहले उन्होंने एक बड़े बच्चे की भांति शिकागो की सार्वभौमिक प्रदर्शनी अथवा वैश्विक मेले में एकटक देखते हुए, मुंह फाड़ते हुए भ्रमण किया। उनके लिए हर चीज नई थी और उन्हें चकित व हक्का बक्का कर रही थी। उन्होंने पश्चिमी संसार की शक्ति, धन दौलत तथा आविष्कारशील प्रतिभा की कभी भी कल्पना नहीं की थी। टैगोर और गांधी, जो कि संपूर्ण यूरोपीय अमेरिकी, विशेषकर अमेरिकी तंत्र के द्वारा गतिविधि एवं कोलाहल के उन्माद द्वारा उत्पीड़ित कर दिए गए थे, उनकी तुलना में विवेकानंद अधिक शक्तिशाली, औजस्विता वाले और आवेग के आकर्षण के प्रति अधिक संवेदनशील थे।
इसीलिए विवेकानंद कम से कम पहले तो ऐसे माहौल में सहज ही बने रहे। वे उसके उत्तेजक उन्माद के प्रति वशीभूत हो गए और उनकी प्रथम अनुभूति किसी युवक की स्वीकृति की भांति थी। उनकी प्रशंसा की कोई सीमा नहीं थी। 12 दिन तक उन्होंने इस नवीन संसार से अपनी उत्सुक आंखों को तृप्त किया। शिकागो में अपने आगमन के कुछ दिन बाद उन्होंने प्रदर्शनी के सूचना कार्यालय जाने की याद आई। कैसा चकित करने वाला था। उन्हें पता चला कि सितंबर के प्रथम सप्ताह तक भी संसद प्रारंभ नहीं होगी और प्रतिनिधियों के पंजीकरण के लिए काफी विलंब हो चुका था। इसके अलावा आधिकारिक या राजकीय अनुमोदनों के बिना कोई पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनके पास कोई नहीं था, वे अनजान थे। उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त समूह का कोई परिचयात्मक प्रमाण पत्र नहीं था और उनका पर्स लगभग खाली हो चुका था। यह उन्हें कांग्रेस के उद्घाटन तक परीक्षा करने की इजाजत नहीं देता था। वे अभिभूत हो गए। उन्होंने मदद के लिए मद्रास में अपने मित्रों को तार भेजा और अनुदान प्राप्त करने के लिए एक राजकीय धार्मिक सोसाइटी में आवेदन कर दिया। किंतु राजकीय सोसाइटी स्वतंत्रता को अनदेखा नहीं करती। सोसाइटी के प्रमुख ने यह उत्तर भेजा, उस दुष्ट आदमी को ठंड से मरने दो। वह दुष्ट व्यक्ति ना तो मरा ना ही निराश हुआ। उसने अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया और अपने पास शेष बचे कुछ डॉलरों को निष्क्रियता में जमा रखने के बजाय उसने उन्हें बोस्टन में भ्रमण करने में खर्च कर दिया। भाग्य ने उनकी सहायता की। भाग्य हमेशा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करना जानते हैं। विवेकानंद किसी भी स्थान से नाचीज या अलक्षित बनकर नहीं जाते थे, बल्कि अनजान होते हुए भी मोहित करते थे। बोस्टन की एक ट्रेन में उनके रूप रंग एवं बातचीत ने एक साथी यात्री का ध्यान आकर्षित किया। मैसाचुसेट्स की एक धनी महिला जिसने उनसे प्रश्न पूछे एवं तत्पश्चात उनमें अपनी दिलचस्पी दिखाई, उन्हें अपने घर आमंत्रित किया और हार्वर्ड के एक प्रोफेसर, हेलेनिस्ट यूनानी विज्ञान शास्त्री J.H. राइट से उनका परिचय कराया। परवर्ती अर्थात प्रोफेसर तुरंत ही इस युवा हिंदू की प्रतिभा से आकर्षित हो गया और पूर्णतः उनकी व्यवस्था में लग गया। उसने आग्रह किया कि विवेकानंद को धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखा। उसने इस कंगाल तीर्थयात्री को शिकागो का रेल टिकट दिया तथा आवास की व्यवस्था करने के लिए समिति को अनुशंसा पत्र दिया। संक्षेप में उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो गईं। विवेकानंद शिकागो लौट आए। ट्रेन विलंब से आई और हक्का बक्का नवयुवक जो समिति के पते को खो चुका था, नहीं जानता था कि कहां जाए। एक अशिक्षित व्यक्ति को पता बताने की कृपा किसी ने नहीं की। उन्होंने स्टेशन के एक कोने में एक खाली बड़ा बक्सा देखा और उसी में सो गए। सुबह एक सन्यासी की भांति घर घर भिक्षा मांगते हुए की तरह से वे अपना रास्ता तलाशने निकले। किंतु वे एक ऐसे शहर में थे जो पेनर्स की भांति धन कमाने के 1001 रास्ते जानता था, सिवाय एक रास्ते के, सेंट फ्रांसिस का रास्ता, जो ईश्वर के भ्रमण का स्थल था। कुछ मकानों से उन्हें अशिष्टता पूर्वक निकाल दिया गया, अन्य मकानों में नौकरों ने उन्हें अपमानित किया और कुछ ऐसे भी मकान थे यहाँ उनके मुंह पर ही दरवाजा थम से बंद कर दिया गया। काफी समय तक भटकने के बाद वे मार्ग में ही थके मांदे होकर बैठ गए। उन्हें सामने की खिड़की से किसी ने देखा और पूछा कि क्या वे धर्म संसद के प्रतिनिधि तो नहीं हैं? उन्हें अंदर आमंत्रित किया गया और एक बार फिर भाग्य ने उनको ऐसे व्यक्ति से मिला दिया जो बाद में उनके सर्वाधिक निष्ठावान अमेरिकी अनुयायियों में गिना जाने लगा। जब उन्होंने आराम कर लिया तब उन्हें संसद में ले जाया गया। वहां उन्हें प्रसन्नतापूर्वक एक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया और संसद के अन्य प्राचार्य प्रतिनिधियों के साथ उन्हें निवास किया। उनकी साहसिक यात्रा जो लगभग संकटपूर्ण तरीके से समाप्त हो गई थी, उन्हें इस अवसर पर इस रंग ढंग से ले आई, किंतु शेष बातें समाप्त नहीं हुई थी। कर्म उन्हें पुकार रहा था, चूंकि अब भाग्य अपना बदतरीन कार्य कर चुका था, अतः अब इसको समाधान प्रदान करना था। कल तक अनजान रहने वाला वह जाचक जन समूह द्वारा अपने रंग के लिए तिरस्कृत, जहां संसार के आधे दर्जन से ज्यादा लोगों को मिलना था, पहली ही झलक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आरोपित करना था।
संसद का प्रथम अधिवेशन मंगलवार 11 सितंबर 1893 को प्रारंभ हुआ। मध्य में प्रमुख कार्डिनल गिवंस बैठे थे। उनके दाईं व बाईं ओर घेरे में समूह में प्राचार्य प्रतिनिधि बैठे थे, जिनमें ब्रह्म समाज के प्रमुख प्रताप चंद्र मजूमदार थे, जो विवेकानंद के पुराने मित्र थे, तथा बंबई के नागरकर के साथ भारतीय ईश्वरवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। धर्मपाल श्रीलंका के बौद्धों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गांधी जैनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चक्रवर्ती एन वेसेंट के साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी ब्रह्म विद्या समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किंतु उन सबके बीच वह युवक जो किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था और सब धर्मों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वह व्यक्ति किसी भी पंथ या संप्रदाय से नहीं था, बल्कि समग्र रूप से भारत से ही संबंधित था, जिसने हजारों एकत्रित लोगों की निगाह अपनी ओर आकर्षित की। उसका मोहक चेहरा, उसकी भव्य कदकाठी और उसका अलंकृत परिधान, जो पौराणिक विश्व से आए इस दिव्य स्वरूप के प्रभाव को बढ़ा रहा था, उसके मनोभावों को छिपा रहे थे। उसने इस बात को कोई रहस्य बनाए नहीं रखा। यह प्रथम अवसर था कि उसे इस प्रकार की सभा के सामने बोलना पड़ा, और जैसा कि प्रतिनिधियों को एक एक करके अपनी बात को सामान्य जन के समक्ष एक संक्षिप्त भाषण में ही उद्बोधित करना था, किंतु विवेकानंद ने तो अपनी बारी को घंटे दर घंटे दिन की समाप्ति तक चलने दिया। किंतु उनकी वाणी ऐसी थी मानो ज्वालाएं उगल रही हों। भाव शून्य वार्ताओं के धूसर अपव्यय के बीच उनकी वाणी के श्रोता भीड़ की अंतरात्मा को उत्तेजित कर दिया। अमेरिका के बहनों व भाइयों जैसे सीधे साधे प्रारंभिक शब्दों के उच्चारण करते ही सैकड़ों लोग अपने स्थान से उठ खड़े हुए और तालियां बजाने लगे। उन्हें ताज्जुब हुआ कि क्या वास्तव में उन्हीं के लिए वे तालियां बजा रहे हैं। निश्चित रूप से वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की रूढ़िवादिता को त्याग दिया और जन समूह से उस भाषा में बात की जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। पुण्य खामोशी छा गई। उन्होंने सबसे छोटे राष्ट्र का अभिवादन विश्व की प्राचीनतम मठवासीय व्यवस्था की ओर से किया, सन्यासियों की वैदिक व्यवस्था। उन्होंने हिंदू धर्म को धर्मों की माता के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने उन्हें दो प्रकार की शिक्षाएं नियम सिखाई हैं, एक दूसरे का स्वीकार करो और समझो। उन्होंने पवित्र पुस्तकों यानी ग्रंथों से दो सुंदर लेखांश भी उद्धृत किए। जो कोई मेरे पास आता है, जिस किसी भी रूप में आता है, मैं उसके पास पहुंचता हूं। सभी मनुष्य मार्गों के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वे मार्ग अंत में मुझ तक ही ले जाते हैं। यहाँ मैं ईश्वर के लिए है, 5 से तात्पर्य विभिन्न धर्म है। अन्य वक्ताओं में से प्रत्येक अपने ईश्वर के बारे में बोला था या अपने संप्रदाय के ईश्वर के बारे में बोला था। केवल वे ही अकेले थे जो उन सभी के ईश्वरों के बारे में बोले और उन सभी ईश्वरों को ईश्वरों के रूप में स्वेच्छा से स्वीकार किया। वह रामकृष्ण की सुगंध थी जिसने अपने महान शिष्य के मुंह से माध्यम से कभी अवरोधों को तोड़ दिया था। धर्म संसद ने युवा वक्ता की जय जयकार की। तो दोस्तों, हमारा ये आज का ऐसे विवेकानंद द ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट, जिसे रोमन रोलैंड ने लिखा था, फाइनली यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये हिंदी में अनुवाद पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की और कहानियाँ, ऐसे प्ले या फिर ड्रामा को जानने के लिए। नई वीडियो में नए अपडेट लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।